कोई भी चीज़ की जानकारी कभी व्यर्थ नहीं जाती। सर आप आर्मी वार्मी में भी हैं क्या? आपका पर्सनली थोड़ा आर्मी टाइप का लग रहा है, आर्मी से भी जुड़े हुए हैं क्या? नहीं, क्योंकि आपने बात को चेंज किया है, आर्मी से मैं नहीं हूँ या ईश्वर की देन है कि मेरा जो जेनेटिक है, मेरे दादा भी कुछ इसी ढंग के थे, मेरे फादर भी इसी ढंग के थे, मैं भी कुछ इसी ढंग का हूँ। लेकिन अगली पीढ़ी जो मेरे बेटा है थोड़ा चेंज हो रहा है, लेकिन बड़े बता रहा है कि मेरा भी वजन बढ़ रहा है, इसलिए कुछ हम नहीं सर, हमको इसलिए लगा ना कि सर हम पापा आर्मी में थे तो हम बचपन से उनके साथ रहे हैं, तो हम जहाँ देखते आ रहे तो आपकी तरह ही ज़्यादातर होता है, तो आपका पर्सनैलिटी थोड़ा मिलता जुलता है उनसे, लगता है आपका हाँ ठीक है, आप ज़्यादा वर्कआउट करते हैं नहीं करते बताएं कि पर्सनैलिटी आपका आर्मी टाइप का है। fertilizer dose on the basis of soil testing हाँ। डेवलप किया गया। सॉइल टेस्ट के हिसाब से जो फर्टिलाइजर डालना है जी। सॉइल टेस्ट को आप जान रहे हैं, हाँ यदि एक सप्ताह में देख रहा था, जब एक सप्ताह से चल रहा है प्रोग्राम, तो कैसे सॉइल टेस्ट लेते हैं कि 15 सेंटीमीटर नीचे से घिसट में लिया जाता हाँ। है। फिर मिट्टी को पूरा उसको सूखे जगह पे सूखने के रख दिया जाता है, एक दिन के लिए पूरा उसका मॉइस्चराइजेशन सूख जाता है, तो उसमें से 1 kg मिट्टी सूखे में से 1 kg टेस्टिंग के लिए दिया जाता है। वो भी जब फसल कट जाता है उसके 1-2 महीने के बाद, या फिर फसल लगने खाली मैदान से लिया जाता है। ये सॉइल जो लिया जाता है वो खाली मैदान से लिया जाता है, जिसमें कभी कोई फसल लगाना हो या कट के 1-2 महीना हो गया हो। आप जानते हैं हल्का क्यों ऐसा दे करके आप आए हैं ट्रेनिंग में, ठीक है, आपका लाइसेंस सर्टिफिकेट पर लाइसेंस आपको मिल जाएगा, लेकिन जानकारी तो पूरी रहनी चाहिए, और जानकारी का जितना विस्तार होगा उतना ही अच्छा रहेगा। हर घर हर व्यक्ति तक यह जानकारी पहुँचेगी, और जानकारी अगर आपको ही नहीं है तो आप दूसरे को क्या देंगे? ये सर्टिफिकेट लेने का क्या फ़ायदा है? दुकान खोलना और कुछ नहीं। जो 15 दिन के लिए आए हैं, 1 सप्ताह तो निकल ही गया, सर्टिफिकेट तो मिल ही जाएगा, लेकिन जरा उसको गेन कीजिए, ऐसा आप ही करेगा। हमने सॉइल टेस्ट कर लिया जी सर, और सॉइल टेस्ट के आधार पर हम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों फर्टिलाइजर का समावेश करेंगे। देखिए, मिट्टी के निर्माण में कितने साल लगते हैं जानते हैं? नहीं मिट्टी आप लोग बचपन में पढ़े होंगे, igneous rock, metamorphic, igneous metamorphic इत्यादि चट्टान रॉक माने चट्टान, हाँ रॉक माने चट्टान, तो चट्टान का जब खंडन होता है, टुकड़ा टुकड़ा छोटा 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 तब मिट्टी का निर्माण होता है। और मिट्टी के निर्माण होने में चट्टान कैसा है? अगर बड़ा चट्टान है तो कम से कम 100 साल, अधिकतम 1000 वर्ष लगते हैं, तब मिट्टी का निर्माण होता है। अगर बहुत छोटा टुकड़ा है तब पर भी उसको मिट्टी बनने में, छत विक्षत होने में, करने में 100 साल तक मिट्टी का निर्माण। अगर बड़ा टुकड़ा है 1000 उससे अधिक भी वर्ष लग सकते हैं। और आपको शायद अभी तक
11 की जनगणना के बाद 21 की जनगणना की जहाँ तक मेरी जानकारी है फाइनल रिपोर्ट नहीं आई है। जो जनगणना का कार्य चल रहा था वो बीच में किसी कारण बाधित हुआ। आप लोग भी गांव में हैं, शहर में हैं, शायद पूरी रिपोर्ट नहीं आ पाई जो मुझे जानकारी है। तो 11 की जनगणना के अनुसार जितनी भारत में कृषि योग्य भूमि है, अगर जनगणना का उस समय का जो डेटा था उस हिसाब से अगर उसे बांट दिया जाता तो वह 0.14 हेक्टेयर लगभग, यह कट्ठा में जाइए तो 7 कट्ठा पड़ता था। अब यह जोड़िए कि 11 से हम लोग 25 में अभी चल रहे हैं, कितनी जनसंख्या बढ़ गई। प्रतिदिन आप देखते होंगे टीवी स्क्रीन पर दिखाते रहता है जन्म दर मृत्यु दर, देखे होंगे गौर से। तो इतना जनसंख्या बढ़ गया और जमीन तो बढ़ा नहीं, जमीन तो दिनों दिन घटते गए, कल कारखाने खुले, रोड बना, घर बना, इत्यादि इत्यादि। तो अब जो जमीन बच गया है और आगे दिन और वो घटेगा, बढ़ेगा तो नहीं, तो उस जमीन को हमें सुरक्षित रखना है। चूंकि मनुष्य या जीव जंतु जो है खाएंगे क्या, अन्न, और अन्न के जिस रूप में उसके उत्पाद जिस रूप में बराबर उस रूप में बना करके खाए, तो उत्पादन इसी पर हमें लेना है। जनसंख्या बढ़ रही है तो मिट्टी जिसको कि माँ की संज्ञा दी गई है, इसको हमें जिंदा रखना है। 1 ग्राम मिट्टी में, 1 ग्राम मिट्टी छोटा सा, 1 ग्राम मिट्टी में करोड़ों जीव रहते हैं। अगर आप उसको टेस्ट करें माइक्रोस्कोप से तो उसमें करोड़ों जीव रहते हैं, और उस जीव को जिंदा रखने के लिए अब यहाँ प्रश्न है है कि जीव भी 2 तरह के होते हैं, गुड एंड बैड, लाभदायक और हानिकारक, गुड एंड बैड। मोटा मोटी जाए, अब उसमें जाएंगे तब तो हाँ, मतलब उसके हम जीव पे नहीं जा रहे हैं। तो जीव जिंदा कैसे रहे, उसके लिए हमें ऑर्गेनिक डालना हो। मैं पहले ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पर चर्चा उसी के मैं, और ऑर्गेनिक का सबसे अच्छा स्रोत क्या है भाई साहब बताइए आप, ऑर्गेनिक का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? आप एक सप्ताह से पढ़ रहे यहाँ से ये जो 3, 3, 6, 8, 9 और 10 आदमी बताइए ऑर्गेनिक का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? इजीली अवेलेबल है, सब जगह उपलब्ध है। गोबर सही है, गोबर है। तो गोबर जो पूर्णतः सड़ा हुआ, गोबर की खाद और जो पूर्णतः सड़ा हुआ हो, या हम अगर वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं तो देखिएगा कि गोबर कभी भी गर्म नहीं रहना चाहिए, गोबर का टेम्परेचर लो होना चाहिए, लो तो एकदम ठंडा होना चाहिए। क्योंकि अगर गोबर जब पशु करता है कुछ, आप उसको हाथ डाल के देखिए तो गर्म रहता है, तो गर्म रहेगा। तो ऐसी परिस्थिति में अगर वर्मी कंपोस्ट हम सपोज बना रहे हैं ऑर्गेनिक का एक पार्ट, तो उसमें बैक्टीरिया डेड हो जाएगा। पानी डाल करके उसको आधा सराते हैं, पानी डालेंगे ठंडा होगा, फिर उसको उलट पुलट करेंगे कुदाल से, या अगर लार्ज से जैसे आप कर रहे हैं, जैसे से होता है, बहुत सारी चीज़ें छोटा स्तर पर कुदाल से करते हैं उसको, कि वह आधा सड़ जाए। आधा सड़ने के बाद तब उसको हम ले आते हैं वर्मी कंपोस्ट में। लेकिन यदि हम खेत में उसका प्रयोग करते हैं तो वह पूर्णतः उसको सड़ाया जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि कम से कम 1 साल पुराना गोबर जो है वह खेत में डालना चाहिए। वर्मी कंपोस्ट का पार्ट दूसरा हो जाता है। तो खेत में जितना अधिक से अधिक आप गोबर की खाद डालिए, ढैंचा आप खेत में, अगर संभव आपसे गोबर देना संभव नहीं हो तो उससे भी आसान है कि खेत में ढैंचा को आप छिड़क दीजिए, बो दीजिए, और जब ढैंचा 40 से 50 दिन का हो जाए, 50 दिन का हो जाए, तो उसको डिश से उसमें पलट दीजिए, उसमें गाड़ दीजिए, मिट्टी में गाड़ दीजिए। तो उससे भी क्या होगा कि ऑर्गेनिक की मात्रा बढ़ेगी। हाँ, यदि आप ढैंचा का सीड लेते हैं, बीज लेते हैं, तब तो उसको आप प्रॉपर कटिंग कीजिएगा, झाड़िएगा, तब बीज आपको निकलेगा। एक यहाँ
गौर करने वाली बात यह भी है कि जिस खेत में ढैंचा लिया जाता है उस खेत में खरपतवार कम निकलते हैं, या आपको या लगे कि इस खेत में हम इतना रासायनिक का प्रयोग किए, यूरिसाइड का हम कर रहे हैं और उसके बाद भी खरपतवार कम नहीं हो रहा है या कम होता है लेकिन फिर उसकी ग्रोथ वृद्धि हो जाती है, तो ऐसी परिस्थिति में उस खेत में आप ढैंचा लीजिए। तो ढैंचा लीजिएगा तो निश्चित रूप से आपका कम होगा। इसके अलावा जितनी खली जितने उपलब्ध हैं, ये सब मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि जो आपसे संभव हो सके, या आप खल्ली प्राप्त दीजिए, जो भी खल्ली हो, सरसों की खल्ली, अंडे की खल्ली, महुआ की खल्ली इत्यादि जो भी है इसको आप डाल सकते हैं। इसके अलावा जो वर्मी कंपोस्ट है बनाने की विधि अलग है। सब खली में सबसे ज़्यादा मात्रा किस चीज़ का होता है? खल्ली में हर एक मात्रा जो है हर एक अलग अलग है। अगर आप तोरी की खल्ली आप उपयोग कर रहे हैं तो इसमें भी कर सकते हैं खेत में, लेकिन तोरी और सरसों की खल्ली सबसे अच्छा फायदा करता है आपको तंबाकू की खेती में। इसलिए तंबाकू पर तो बैंड है लेकिन तपल भी लोग कर रहे हैं। तंबाकू सर समस्तीपुर में बहुत ज़्यादा होता है। होता था, अभी भी नहीं, हाँ, होता है सर, बहुत होता है, लेकिन जो समस्तीपुर पूसा में उसका एक सेंटर पहले हुआ करता था, CTR सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे भारत सरकार यहाँ से उठा के आंध्र प्रदेश में लेगी। अब वहाँ पर इंस्टीट्यूट नहीं है। तो चूंकि सरसों तंबाकू जो लोग खाते हैं उसमें देखते हैं झांस आता है। झौंस और तेल, सरसों की खल्ली या तोरी की खल्ली में भी झौंस होता है, तो वह अधिक फायदा करता है। तंबाकू के खेत में अधिक फायदा। सर हम जानना चाह रहे हैं कि उस खली में मतलब नाइट्रोजन का मात्रा ज़्यादा होता है। और यहाँ पर जो आपका अंडी है, महुआ इत्यादि की खल्ली, इसको देने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि आप सजग किसान हैं तो ऐसी परिस्थिति में आप जो है सरसों की खल्ली या तोरी की खल्ली में कुछ पार्ट जैसे आप दे रहे हैं तो या तो 40% या 50% तोरी दे दीजिए, अगर संभव हो तो अंडी दे दीजिए। जहाँ तक उसमें कंपोजिशन का उसका सवाल है, उसमें सबसे अधिक जो है नाइट्रोजन का परसेंटेज होता है खल्ली में। किसी भी खल्ली में देखिएगा तो जनरली नाइट्रोजन का परसेंट अधिक होता है, बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर जितने होते हैं अगर गौर से उसका अध्ययन करें तो हर एक में देखिएगा वह 0.00 में ही क्यों न हो, लेकिन नाइट्रोजन का परसेंटेज अधिक होता है। आप मुर्गी का जो मीट है ऑर्गेनिक के रूप में, वो भी जब सड़ा हुआ हो तो उसका भी, या किसी भेड़ का मीट, पहले आप देखे होंगे गांव घर में जब भेड़ वाले जाते हैं तो उसे बैठाया जाता था, बल्कि उसे कुछ पैसा और खाना जो भी उनके साथ आपका डील हुआ है दिया जाता था, क्योंकि डायरेक्ट खाद होता है। इसलिए जीव को जिंदा रखने के लिए ऑर्गेनिक का अधिक से अधिक इस्तेमाल करना आवश्यक है। इनऑर्गेनिक जो है, इनऑर्गेनिक आप कितना ही मात्रा में दीजिए जितना भी रिकमेंड किया जाता है। रिकमेंड करने का दो ही तरीका है, या तो मिट्टी जांच के आधार पर कि जो फसल आप लगा रहे हैं उस फसल में कितना वह दिया जाए, नंबर 1, और नंबर 2, अगर आप किसी कारणवश मिट्टी जांच आप नहीं करवा रहे हैं तो ऐसी परिस्थिति में जो वैज्ञानिकों द्वारा संस्तुति की गई है, रिकमेंड किया गया है, आपका किसान डायरी जो है विश्वविद्यालय का या बिहार सरकार का भी है, उसमें एक चैप्टर रहता है किसान आधुनिक जो विश्वविद्यालय का किसान डायरी है, उसमें तो हर एक सब्जेक्ट वाइज दिया गया है किस क्रॉप के लिए कितना मात्रा में आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास या माइक्रोन्यूट्रिएंट देना है। अन्य भी चीज़ उसमें है कि पोल्ट्री फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग, इंजीनियरिंग में जो इक्विपमेंट लगते हैं, मशीनरी इत्यादि इत्यादि। बिहार सरकार का भी एक डायरी आती है, उसमें भी कृषि से संबंधित उसमें कुछ चर्चाएँ रहती हैं, या आपका इफ्को का भी आप कहीं आपको मिला होगा तो इफ्को का भी बुकलेट निकलता है, उसमें भी रहते हैं। बहुत जगह आपको मिल जाएंगे, आप नेट पर जाएं वहाँ भी आपको उपलब्ध है, लेकिन हर एक वैरायटी हर एक जगह सूटेबल नहीं है, वह लोकेशन स्पेसिफिक होता है। लेकिन अब भी आ गया कि उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए सपोज HD 2824 गेहूं की वैरायटी उपयुक्त है, तो यह बिहार यूपी सब जगह लगाया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो वैज्ञानिक उसमें काम करता है, जो उसको रिलीज करता है, भारत सरकार की एक संस्था करती है, तो वह उसमें तो यह अवश्य देखिए कि जहाँ के लिए जो वैरायटी है वहीं पर लगाइए। गेहूं के केस में या धान के केस में भी
एक समय से एक विलंब से गेहूं की वैरायटी जैसे कुछ ऐसी वैरायटी है जिसे कि 30 नवंबर तक ही आपको गेहूं लगाना है, जो समय से है। विलंब से जो वैरायटी आती हैं, जो 1 दिसंबर के बाद 15 दिसंबर तक जो लोग गेहूं बोते हैं, तो यहाँ यह भी देखना है कि वैरायटी का बहुत बड़ा महत्व है। और यदि आप जो समय से लगाने वाली वैरायटी को विलंब में लगाएंगे, जितना उत्पादन होना चाहिए उतना तो उत्पादन होगा नहीं, स्वाभाविक है। आप सोच जैसे कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिस पर कि आपको ध्यान देना होगा। तो अब ऑर्गेनिक का प्रयोग या तो सॉइल टेस्ट के आधार पर या जो वैज्ञानिकों द्वारा रिकमेंड किया गया है उस आधार पर आप इसको कर सकते हैं। तीसरी बात, सूक्ष्म पोषक तत्व जो है, आपको पूरी उत्तर बिहार में 3 चीज की कमी आ रही है, जिंक की, बोरन की और सल्फर की। तो आप मिट्टी टेस्ट कराएं, उस आधार पर डालें, या आपको लग रहा है, आप माइक्रोन्यूट्रिएंट के बारे में आप लोगों ने चर्चा की, बताया गया, इसलिए हम उसके डीप में नहीं जा रहे हैं, उस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। और सबसे बड़ा चीज क्या है, छोटी बातों में, कि फसल चक्र, क्रॉप रोटेशन संभव हो तो जिस खेत में आप अगर प्रति वर्ष गेहूं ले रहे हो, तो संभव हो तो 2-3 साल के बाद उस खेत में गेहूं न लेकर के आप, क्योंकि गेहूं रबी में लिया जाता है, तो कोई भी आप दलहनी फसल लेने, तिलहनी फसल लेने, उस मैंने खेत में फसल को भी आप समय समय पर बदलते रहे, तो उससे फायदा क्या होगा? खेत की उर्वरा शक्ति बनी रहेगी। बनी रहेगी। उसका जैसे बताया कि 2 अगर फसल लेते हैं ना, 2 अगर फसल लेते हैं धान या गेहूँ, उस बीच में एक आप दलहन या तिलहन फसल लीजिए। निश्चित, तो समय समय पर लेते रहिए। और इससे एक दो बात, जो आप ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक डाल रहे हैं, अब जैसे आप सपोज कीजिए कि आपने तिलहन लिया, तो तिलहन में सल्फर का बहुत बड़ा रोल है, तिलहन और दलहन, तो उसके लिए आप सल्फर डालेंगे। यदि मिट्टी में सल्फर की कमी है, तो वह जो आप क्रॉप लिए तो बहुत सारा पूर्ति उसकी हो जाएगी। तो यहाँ ध्यान देने का है कि फसल चक्र का समावेश अवश्य। तो अब किस फसल में कितना फर्टिलाइजर डालना है, इस पर मैंने बता दिया, या तो सॉइल टेस्ट पर डालिए या पर वैज्ञानिकों का। अब हम एक बिंदु पर और आते हैं कि अभी रासायनिक खाद जो और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, इसका अंधाधुंध प्रयोग हो रहा है, और इसके चलते क्या होता है, मिट्टी की क्वालिटी खराब होती जा रही है, मिट्टी की क्वालिटी बंजर हो रही है। जो आप बोले ना, उसमें तो जीव रहता है, उसकी क्वांटिटी घटती जाती है। हाँ, ऊसर हो जाती है, नमकीन हो जाती है, सोडियम लवण जमा हो जाता है। नमक क्या है? सोडियम। तो वो लवण जो है जमा हो जाता है, तो जो खेत ऊसर हो जाएगा, रेह होती है, उसको रेह भी बोलते हैं। तो आप खेत को गौर से घूमिएगा तो देखिएगा कि नमक का टाइप का उजला उजला खेत जगह जगह परत मिल जाता होता है। तो आप समझ जाइए कि यहाँ पर ऊसर का प्रकोप बढ़ रहा है। हो सकता है वह धीरे धीरे आपकी क्षारीय हो जाए, अल्कलाइन हो जाए, न्यूट्रल, लो, मीडियम और हाई पीएच का 3 कैटेगरी बताया गया होगा आपको। तो उसी प्रकार पीएच जो है जब हाई हो जाता है तो वह मिट्टी क्षारीय हो जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में आप तो जांच करा के जान रहे हैं और कि हाँ मेरी मिट्टी का क्या पीएच है, तो क्षारीयता को कम, माने ऊसर को कम किया जाए, ऊसरपन कम किया जाए। इसके लिए भी ऑर्गेनिक ही फायदेमंद रहता है। जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, ऑर्गेनिक खाद है, उसका नाम कीजिए। और इसके अलावा आप यह देखिए कि कितना ऊसर हुआ है, यह मिट्टी की जांच से पता चलेगा। तो ऐसी परिस्थिति में ऊसर को कम करने के लिए आप, जैसे रबी का फसल सामान्यतया अप्रैल में कट जाता है, अप्रैल लेटेस्ट मई तक किसानों में मई ज़्यादा नहीं है, अप्रैल तक में सब कट जाता है, तैयार हो जाता है। आपका वह दलहन हो, तिलहन हो, गेहूँ हो, कट जाता है सब लगभग। तो ऐसी परिस्थिति में आप मिट्टी का जांच करा लीजिए, और जांच कराने के बाद वह आपको अनुशंसा करेंगे कि इस क्षेत्र में
इतना पाइराइट या फॉस्फो जिप्सम का प्रयोग करना चाहिए। वह आपको, चूंकि पहले बिहार में पाइराइट पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध था, रोहतास में भी मिलता था, समस्तीपुर में भी उपलब्ध था, लेकिन वर्तमान में पाइराइट हर एक जगह उपलब्ध नहीं। तो फॉस्फो जिप्सम उपलब्ध है, और फॉस्फो जिप्सम कोई महंगा अधिक है भी नहीं, बहुत सस्ता है। इफको का भी फॉस्फो जिप्सम। इसका रोल क्या है? फॉस्फो जिप्सम जो है, यदि मिट्टी में आप देते हैं तो मिट्टी में देने के बाद जो उसका पीएच, उस पीएच को घटाता है। और जैसे ही पीएच, मोटा मोटी मैं बता रहा हूँ, जब पीएच आपका घटेगा, पीएच घटेगा तो स्वाभाविक है कि क्षारीयता उसकी घटेगी, क्षारीयता उसकी घटेगी। तो उसके लिए क्या करते हैं कि अप्रैल मई के महीने में खेत के चारों तरफ जो है मिट्टी जांच दे दिए, वहां से रिपोर्ट हमारा आने वाला है। इसमें क्या पड़ेगा, या हमें लग रहा है कि नहीं अभी कहीं कहीं छोटा छोटा टुकड़ा में हमको लग रहा है सपोज, और हम मिट्टी जांच नहीं कर रहे, दोनों परिस्थिति हम बता रहे हैं। तो पहला आर को आप ऊंचा कर दीजिए, जो चारों आर है उस चारों आर को, तो खेत में होता है कि किनारे से ऊंचा है, बीच में गड्ढा है, इत्यादि, यह नहीं रहना चाहिए। खेत जो है लेवल रहना चाहिए। और इसके बाद इसमें आप या तो जो आप जांच कराए हैं उस हिसाब से जो आपको बताया गया है उतना डालिए। नहीं, अगर आपने जांच नहीं कराया, आपको लग रहा है कि कहीं कहीं ऐसा है, ऐसी परिस्थिति में आप 5 किलो का कट्ठा जो है फॉस्फो जिप्सम आप आंख मूंद करके 5 किलो का कट्ठा आप इसमें डाल दीजिए। नहीं तो जो आपको बताया गया है, हो सकता है यह 10 किलो का भी कट्ठा हो, तो वह जांच पर ही निर्भर करेगा कि मिट्टी की सैलिनिटी जो है, अल्कलिनिटी कितनी है, इस पर यह निर्भर करता है। तो सामान्यतः मैं जनरल चर्चा आपका कहा हूँ, इसमें इसको डाल दीजिए और डाल करके पाटा फिर मार दीजिए। और उसके बाद जो है इसको करना क्या है, इसमें पानी लगाना है, जहाँ से भी आपकी सुविधा पानी की हो, इसमें पानी लगाना है। और पानी कम से कम जो है 3 दिन से 4 दिन इसमें पानी लगाना नितांत आवश्यक है। तो पानी जब उसमें हम लगाएंगे तो जो उसमें लवण है, लवण घुलेंगे, और लवण घुलने के उपरांत ऊपर पानी के सतह पर आ जाएंगे। पानी के जब सतह पर आ जाएंगे तब उस पानी को निकाल देना है, क्योंकि निकालने का मतलब जो लवण मिट्टी में घुल के पानी के सतह पर आ गए, ऊपर आ गए, उस पानी को हमें निकालना है। तो यहाँ 2 चीज देखना है कि अगर सड़क, सपोज आपका सड़क के किनारे खेत है और इधर बिहार सरकार का जो किनारे में गड्ढा रहता है, तो उसमें अगर आप निकाल रहे हैं तो यह बेकार भूमि है, तब तो कोई बात नहीं हो जाएगी। लेकिन अगर आपका सड़क के किनारे खेत नहीं है, चारों बगल किसान का ही खेत है, इस पानी को अगर आप दूसरे के खेत में निकालिएगा तो दूसरा का खेत भी खराब होगा। आपको यदि उस सजग किसान है, जानकार है, तो आपकी उससे लड़ाई होगी। ऐसी परिस्थिति में आप ये कीजिए कि जो आपका खेत है, अपना खेत का ही बस एक कोना का जहां भी आपको लगे उसी कोने में उस पानी को गिरा दीजिए। उतना दूर आपका नहीं होगा, लेकिन पूरा खेत जो है सुधर जाएगा। और यहाँ एक प्रश्न यह भी है, अब तो सरकार भी इरिगेशन पर जो खेत के लिए जो सिंचाई दे रही है उसका कॉस्ट पर यूनिट बिजली कम ले रही है, तो तब पर भी अगर ये सपोज यह छोटा प्लॉट है तो आप कर ले रहे हैं, अगर बड़ा प्लॉट है तो हर एक किसान से संभव नहीं है कि इसमें कम से कम 6 इंच से 1 फीट पानी लगा दो। ऐसी परिस्थिति में थोड़ा आपको अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब पर भी काम हो जाएगा। जो आप मई महीना में इस खेत को जोत दीजिए, जोत करके लेवल करके छोड़ दीजिए। हल्का मौसम का आप इंतजार कीजिए। सामान्यतः मौसम जो है कि जून में आ जाती है, तो मौसम जब आए तो मौसम का जो बारिश हो, उस बारिश पर इसमें अगर नमी कम भी है, नहीं भी है, तो जो पानी इसमें बारिश का जमा हुआ उसी पर आप जो है
फॉस्फोजिप्सम को बिखेर दीजिए, बिखेर के बाटा आप मार दीजिए और फिर पानी का आप इंतजार कीजिए। जब पर्याप्त पानी कम से कम 6 इंच पानी इसमें लग जाए तो 2-3 दिन छोड़ दीजिए, 3-4 दिन, और उसके बाद उस पानी को आप निकाल दीजिए। जरा सा यहाँ पर ऐसे कीजिएगा तो ऐसे भी आपका काम चल सकता है। और इसके बाद आपको प्रथम फर्स्ट बार जो है इसमें धान ही लेना है, जो भी इस प्रकार की होगी। तो उसके बाद आपको यह प्रक्रिया करने के बाद कम से कम 1 महीने बाद आपको जो लेना है धान की ही फसल लेनी है। धान की फसल लीजिएगा तो जो उसका सेलिनिटी है बहुत सारा दूर होगा और धीरे धीरे करके आपका खेत सुधर जाएगा। निर्भर यह करता है कि कितना पीएच उसका गया है, कितना ऊसर हुआ है, उस पर निर्भर करता है। तो और मैं पहले ही बताया कि यह कितना डालना चाहिए, यह 5 kg पर कट्ठा। ये जनरल बात मैं बोला एक सामान्य, लेकिन वो मिट्टी जांच की ही बात पता चलेगा कि कितना इसमें डालना चाहिए। एक जो नॉर्मल आपको नॉर्मल फसल देखने से पता चलेगा। ये एवरेज आपने अभी चर्चा की थी, बातचीत के दौरान आपने बताया था कि पीलापन, पीलापन के बहुत सारे कारण होते हैं। नाइट्रोजन की कमी से भी पीला होता है, फास्फोरस की कमी से भी पीला होता है, अधिक पानी लग जाता है तब भी पीला होता है। तो पीला होने का एक कारण नहीं है, एक कारण नहीं है, बहुत सारे कारण हैं। और क्या है, और वास्तव में अभी जो सजग किसान है वह वास्तव में अगर वह खेती पर ही निर्भर है, ऐसे अब के युग में देखिए तो मेरा जो अपना सोच है कि बहुत कम किसान जो है खेती पर निर्भर है। साइड में उनका कुछ न कुछ जरूर है, वो पशु से संबंधित हो, बागवानी से हो, मछली हो, मखाना हो, इत्यादि हो, बिजनेस हो, सब्जी का व्यापार हो, एबीसी जो भी उनके साइड से कुछ न कुछ जरूर करते हैं। और खेती में देखिए यह अवश्य है कि मजदूरी बढ़ गई है, मजदूरी बढ़ गई है तो इसमें मैकेनाइजेशन का मेन रोल होता है। और लोग कर भी रहे हैं, मैकेनाइजेशन ही चल रहा है। ये बताइए कितना लोग अभी आप लोग के इलाके में या आप लोग के यहाँ भी गेहूं की बुआई हुई होगी या हो रही होगी? मैं अभी आ रहा था तो रास्ते में देखा है कि लोग वहाँ धान गिरा हुआ है, तो सब जगह पे जहाँ गीला खेती वहाँ रुक गया है थोड़ी देर के लिए, जहाँ सूख गया वहाँ पे लगा है। ऐसी परिस्थिति में समय फैक्टर है। और मैं पहले ही चर्चा किया कि समयकालीन बुराई, विलंबकालीन जो भी आपकी बीज है, वैरायटी है, इस पर आपको ध्यान देना है। तो ऐसी परिस्थिति में लोग जो हाथ से छींटते हैं बीज जरूरी, मैकेनाइजेशन जो है, अगर जीरो टिल देखे हैं आप लोग, यहाँ दिखाया गया है? नहीं सर, यहाँ नहीं दिखाया गया। कहीं देखे हैं गाँव घर में जहाँ पर कि जीरो टिल से बुआई हो रही है? मोबाइल से एक साथ ही, गूगल पर भी देख सकते हैं नेट पे, तो एक साथ ही इसमें फर्टिलाइजर और बीज दोनों मिलता है, खड़ी करने की मशीन है। तो वहाँ क्या होता है कि समय की बचत होती है। सपोज कि हमें 15 दिसंबर तक विलंबकालीन गेहूं की बुआई कर देनी है, लेबर मेरे पास उपलब्ध नहीं है, जीरो टिलिंग मशीन जो है, या जीरो टिलिंग माने जीरो माने सुन, टिलिंग माने तो नहीं पता सर, टिलिंग माने नहीं मालूम है सर। किस चीज का पता सर? जीरो टिलिंग, जीरो माने शून्य जुताई जिसको कहते हैं। अच्छा, मतलब एकदम स्टार्टिंग फेज पूरा एकदम शून्य। हाँ हाँ, दोनों वहाँ पर जब इस मशीन का उपयोग करते हैं तो समय की भी बचत होती है। जो एक निर्धारित मात्रा में गिरना चाहिए उतना ही गिरता है। और सबसे बड़ी बात प्रॉपर डिस्टेंस जो है, और प्रॉपर डिस्टेंस जब अगर आपका होगा तो सूर्य का जो खरीफ फसल में फोटोसिंथेसिस बराबर मात्रा में होगा, तो फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया जो है आराम से होगी। खेत में चलने में भी बनेगा, खरपतवार है तो उसके लिए जो भी आप कर रहे हैं, पेस्टिसाइड या जो भी आप डाल रहे हैं, हर एक चीज एक नई सिस्टम है। तो जो वास्तव में खेती करते हैं, और खेती तो सब करते हैं, इसमें नहीं, तो वास्तव में अगर खेती करते हैं तो खेती में घाटा नहीं, लेकिन खेती करते हैं, खेत से बात करना होता है उसकी क्या कमी है। तो जो पीलापन आप कर, मैंने आपसे भी चर्चा की, तो पीलापन क्यों होता है, अगर आप खेत से बात कीजिएगा, खेत पर जाइएगा तो आप तभी समझ में आएगा पता कि चलेगा आपको पानी डालना है कि नाइट्रोजन डालना है। से पीलापन है। और उस
उस चीज को जो है दूर किया जा सकता है। अब क्या कारण है उस फसल देखने के बाद ही हाँ वो तो कॉर्पोरेशन ऑफ फर्टिलाइजर है। उसके बाद जो है कि आप बायो फर्टिलाइजर का नाम सुने, बायो फर्टिलाइजर चर्चाएं चली है जीवाणु खाद जीवाणु खाद जो बनाया जाता है बायो फर्टिलाइजर जो यही ना सर, जो अलग अलग बीज के लिए अलग बनता है, मिट्टी के उसके लिए अलग बनता है। इसका ये बना हुआ था, डैम बना हुआ था केमिकल फर्टिलाइजर बायो फर्टिलाइजर बनाने का। बायो फर्टिलाइजर क्या होता है? एक ग्रुप केमिकल हुआ वही रासायनिक खाद नहीं, बायो में बोल रहा हूँ। बायो में जैविक क्या नेचर से नेचुरल तरीका से बनाया जाता है। जीवाणु खाद जो सर वो केचुओं को जो एक जगह ला के उसका एक जगह पे जनसंख्या बढ़ा जाता है। का जो जनसंख्या बढ़ाई जाती केचुआ उसमें डाला है। देखिए एक केचुआ तो वर्मी कंपोस्ट में भी होता है हाँ। और केचुआ की लाइफ साइकिल सुनिए उस पर नहीं जैव उस पर अगर क्या नहीं पता वो स्टूडेंट को तो केचुआ जो है वह वर्मी कंपोस्ट में हम डालते हैं। वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए आप शुद्ध अगर वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं प्योर तो कम से कम उसमें 60-65% गोबर दीजिए और 30 से 35% जो है या 40% जो आपका है उसमें जो मवेशी जूठा खाता है उसका जो बच गया वो हो गया। खेत से अगर आप पत्ता जो गिरता है उसको बटोर सकते हैं। केला अगर काटते हैं तो केला का थम हो गया। जल कुंडी अगर आप कर सकते हैं तो जल कुंडी को लाइए उसको क्रश कर दीजिए, काट दीजिए, वो डाल सकते हैं। घर का जो सब्जी बनता है, सब्जी का जो छिलका है उसमें 2 चीज राख और कंकर पत्थर राख को छोड़ देना। राख का इसको नहीं तो गोबर अगर सड़ा हुआ है तो ठीक है, नहीं सड़ा हुआ है तो गोबर को पानी डाल के सड़ा कीजिए। सबको एक साथ फिर मिला दीजिए। मिलाइए। जो मवेशी का जूठन जो भी अवशिष्ट पदार्थ है पुआल अगर है धान झाड़ लिए पुआल बचा हुआ है तो उसको भी चौकी करके अगर आप दे सकते हैं तो दे दीजिए। तो सबको एक साथ कर करके आप मिला दीजिए और मिला करके एकदम ठंडा रहे, गर्म कुछ नहीं रहे तो आप एक ढेलनुमा जो है या जो बहुत सारा तरीका है, बहुत सारे मेथड आ गए हैं। ईश्वर की कृपा है तो कभी मैंने इस पर काफ़ी काम किया था। सब लोग बिहार सरकार या भारत सरकार जनरली बिहार में है तो बिहार सरकार जो है सब्सिडी देती है आपको कि उसके ढांचे के निर्माण के लिए वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए। तो बहुत लोग बनाते भी हैं, बहुत लोग खानापूर्ति भी करते हैं, ऐसा भी देखा गया है। तो आप जैसे भी बनाए, अगर आप वास्तव में रुचि है, आपके पास कोई साधन उपलब्ध नहीं है तो कुछ नहीं, छायेदार जगह पर अभी कोई दिक्कत नहीं होगा। आपका बरसात में संभव नहीं, बगीचा है, बगीचा में छाया रहता है। अगर आपके पास कोई साधन उपलब्ध नहीं है, आप एक प्लास्टिक का सिप ले लीजिए, अपनी आवश्यकता अनुसार कितना है उस पर आप जो उधर आप जमा किए हैं सबको आप उस पर जमा कर दीजिए। ऐसे करके आप उसको रख दीजिए और केचुआ को छोड़ दीजिए। केचुआ का क्या है, खाना ऊपर से नीचे की ओर जाता है, ऊपर से नीचे की ओर जाएगा, उसमें नमी आपको मेंटेन रखना है और जब ऊपर में वह खाते जाएगा तो वह काला चाय पत्ती के समान होते जाएगा, उसको आप ऊपर से हटाते रहिए। केचुआ उसी में जन्म लेता है, उसी में मर जाता है। तो अंत समय जब आपका अंतिम फेज आ गया फिर दूसरा जगह आप तैयार रखिए। केचुआ जो बचा हुआ है उसको निकाल लीजिए, फिर उस पर डाल दीजिए। इस प्रकार आप इसका रोटेशन बना करके आप काम कर सकते हैं। तो यह हो गया केचुआ के बाद। और क्या चर्चा चला, बायो फर्टिलाइजर। एक तो जिसको जो कि यह जैविक खाद जो कहते हैं, जैविक खाद में आता है। जब मैं चर्चा कर रहा हूँ जीवाणु खाद, जीवाणु खाद जो है इसमें राइजोबियम आता है, राइजोबियम राइजोबियम जीवाणु हुआ। हाँ, तो राइजोबियम, इस राइजोबियम जो है इसका प्रयोग जो है दलहनी फसल में किया जाता है। हर एक दलहनी के लिए अलग अलग राइजोबियम, चना के लिए अलग है, मटर के लिए अलग है, मसूर के लिए अलग है। जो भी दलहनी फसल है सबके लिए जो ग्रुप है उसके लिए अलग है। तो हर एक जिस फसल में आपको
राइजोबियम यूज करना हो तो उस फसल का ही राइजोबियम आप मानिए। अगर मसूर का है तो आप कहिए कि मसूर में हमें राइजोबियम कल्चर देना है, तो मसूर का आपको मिलेगा। सबका अलग अलग सबका अलग अलग है। और 200 ग्राम पैकेट का मूल्य मात्र 15 रुपया है। यह होता कैसे है, राइजोबियम कल्चर बनाया कैसे जाता है, इस पर मैं मोटा मोटी आपको संज्ञान में डाल देता हूँ। होता क्या है कि अभी तो आप दलहनी फसल लगाए होंगे, मसूर लगाए होंगे, या फिर गर्मा में आप मूंग लगाएंगे। ऐसी परिस्थिति में आपको अगर कभी जानकारी की इच्छा हो या देखे भी होंगे तो कोई पूरे पेड़ को जड़ सहित आप उसको उखाड़िए और उसके जड़ में नाइट्रोजन, इस कलर का नाइट्रोजन, तो वही जो है उसी पे राइजोबियम दीवार करता है। उसी को प्रयोगशाला में ले जा करके उसको निकालते हैं, फिर उसको क्रश कर पहले धोते हैं, धोने के बाद उसको क्रश करते हैं, क्रश करने के बाद उसके बहुत सारे प्रोसेस से गुजरते हुए एम्मा मीडिया आता है, ईस्ट एक्सट्रैक्ट मणिपुर अलग इनमें, उसके माध्यम से हम लोग उसको तैयार करते हैं, इसको बनाते हैं और फिर इसको पैकेट में फिलिंग किया जाता है। इस प्रकार वह किसानों को उपलब्ध होता है। इसका सामान्यता यह है कि एक पैकेट जो है हाफ एकड़ के लिए होता है। एक पैकेट जो है हाफ एकड़ के लिए होता है। तो जिस फसल के लिए यानी जिस दलहनी फसल में आपको उपयोग करना है उस फसल की जो बीज की मात्रा है, अब अगर चना में हम करते हैं तो चना में आधा एकड़ में मात्रा बढ़ जाती है, लेकिन अगर मूंग में करते हैं तो मात्रा घट जाती है। मसूर में भी उसकी मात्रा लगभग मूंग की इतना रहेगी। तो बीज की जो भी मात्रा आपको है उसको हाफ एकड़ के लिए आपको जितना में बोना है, अगर 1 एकड़ में बोना है तो 2 पैकेट हो जाएगा, 2 एकड़ में करना है 4, तो 1 पैकेट हाफ एकड़ के लिए रहता है। इसको क्या करते हैं पहले कि, और देखिए जो आप कल्चर का पैकेट खरीदिएगा उसके पीछे इसका पूरा विधि दिया भी रहता है, कैसे इसका प्रयोग करना है। लेकिन सामान्यतः जो है आप 500 ml हाफ लीटर आप पानी ले लीजिए, इसको जो है गर्म कीजिए पानी को, और इसमें जो है 50 ग्राम गुड़ मिला दीजिए, गुड़ शक्कर मीठा, इसको आप मिला दीजिए। पूरा यह मिल जाए, एक पेस्ट के समान जब यह हो जाए और ठंडा हो जाए, पेस्ट के समान हो जाए, और उसको उतार दीजिए। उतारने के उपरांत यह जब ठंडा हो जाए तो जो राइजोबियम कल्चर का जो पैकेट आप लाए हैं, अगर यह मैं हाफ एकड़ की चर्चा कर रहा हूँ, अगर 1 एकड़ होगा तो यहाँ पर पानी की मात्रा 1 लीटर कर दीजिए, 800 ml कर दीजिए। गुड़ की मात्रा आप 70 से 100 ग्राम तक कर सकते हैं, इसकी मात्रा बढ़ जाएगा। तो जो भी आपका यह हाफ एकड़ की चर्चा है, तो जो भी बीज ठंडा हो गया पेस्ट, तो जो हाफ एकड़ का बीज है उस बीज को इसमें रख करके इसको मिला दीजिए। ऐसा मिलाइए कि वो हर एक बीज पर एक कोट जो है चढ़ जाए, और तब इसकी बुवाई कर दीजिए। अभी तो दिक्कत नहीं है, सामान्यतः इसकी बुवाई जो है सुबह या शाम में करते हैं। तेज धूप के समय इसकी बुवाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तेज धूप में जो इसमें बैक्टीरिया हैं उनके मरने का डर बना रहेगा। तो अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, कि जनरली जब मूंग हम लोग बोते हैं उस समय यह समस्या रहती है। वैसी परिस्थिति में सुबह या शाम को हम बुवाई करते हैं। तो अब यह देखिए, और जब हम बायो फर्टिलाइजर का यूज करते हैं, कितना क्वांटिटी बताइए राइजोबियम? ये पूरे 200 ग्राम का एक पैकेट आता है जो हाफ एकड़ के लिए। अब समझ में आया? अच्छा, बीज बुआई के बाद नहीं हो सकता इसका? क्या बीज बुआई के बाद इसका यूज स्प्रे करके नहीं किया जा सकता? बीज को उपचारित करके आप बो दीजिए, फिर फसल आपका आ गया। अगर फसल में कोई प्रकार की दूसरी बीमारी या लक्षण आते हैं तो उसका जो उपाय करना है वो अलग बात की बात है। यही बोल रहे हैं नहीं, इसमें फिर कुछ नहीं, बो देना है। अब बो देने के बाद फसल आपका जम गया, आ गया, दाने बन गए। मूंग में क्या होता है, खेत का खेत देखते हैं पीला हो जाता है, और क्या है क्या होता है, क्या होता है? वायरस है। कोरोना क्या था? वायरस था। वही वो जो मूंग का खेत में वायरस है, तो वायरस का क्या उपाय है? कोई उपाय है? सावधानी है। उसकी उपाय जो है उसमें सावधानी सबसे बड़ा चीज है। अगर 10 कट्ठा के खेत में, हाफ एकड़ के खेत में आप देख रहे हैं कि 1 आध 2 पौधा पीला होना शुरू,
उसको जड़ सहित उखाड़ लीजिए, या तो उसको जला दीजिए, नहीं तो उसको एक दूसरे जगह गड्ढा करके उसको मिट्टी में गाड़ दीजिए, फिर दूसरा में नहीं बनेगा। अगर उसको आप छोड़ दिए तो एक दो में जो वायरस आया धीरे धीरे पूरे खेत में उसका अटैक होना शुरू हो जाएगा। तो शुरू में ही अगर आप कंट्रोल करते हैं तो धीरे धीरे यह समाप्त हो जाएगा। तो हर एक राज्यों में अलग अलग होगा। इसी प्रकार आता है एसिटोबैक्टर, पीएसबी, फॉस्फोसोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया, फॉस्फोसोलुबलाइजिंग फंजाई, सबका माने उपयोग जो है किया जाता है। तो जो फॉस्फोरस, जो मिट्टी में जो हम डीएपी डालते हैं, डीएपी में क्या है? नाइट्रोजन फास्फोरस। तो जो हम फास्फोरस मिट्टी में डालते हैं, वह जिस फसल के लिए हम डालते हैं वह सब जो है उपलब्ध पौधा को नहीं होता है। फास्फोरस मिट्टी में जिसे हम आप नहीं देखते हैं, मिट्टी में अघुलनशील अवस्था में रह जाता है, अघुलनशील। तो अगर पीएसबी, फॉस्फोसोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया का भी मेथड यही है, वहाँ राइजोबियम था, वहाँ पीएसबी हो गया, उसका हम अगर उपयोग करते हैं तो जो मिट्टी में अघुलनशील अवस्था में फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया उसको घुलनशील अवस्था में ले आता है और वह उपलब्ध कराता है। तो फायदा क्या होता है कि जितना, अगर सपोज कीजिए कि हमको 20 किलो प्रति एकड़ फॉस्फोरस देना है, ऐसी परिस्थिति में हम 10, यदि मिट्टी में पर्याप्त मात्रा अगर जांच करा लिए, पता चल गया कि इसमें फॉस्फोरस अधिक है, तो जो फसल में हमको देना है, अगर 20 किलो देना है तो वहाँ हम 10 किलो 15 किलो भी दे सकते हैं, क्योंकि जो मिट्टी में अघुलनशील अवस्था में थी, पीएसबी ने उसे घुलनशील अवस्था में ला दिया। ऐसी परिस्थिति में हमारा जो डीएपी में जहाँ हमको 2 किलो के जगह 1 किलो हम डाल रहे हैं, 1 किलो का तो पैसा हमें बच रहा है। एक कट्ठा, एक एग्जाम्पल मैं दिया, अगर लार्ज स्केल पर जा रहे हैं तो काफ़ी अधिक बचत हो जाती है। और दूसरी बात कि कोई भी बायो फर्टिलाइजर हम जो कर रहे हैं, यह हम लोगों ने अनुसंधान के क्रम में पाया है और यह 1 साल का अनुभव नहीं है, काफ़ी पुराना अनुभव है। आप करके देखिए, छोटा टुकड़ा में ही करके देखिए, तब आपको फायदा पता चलेगा। और उपज जो है सबसे अधिक मेन आता है, उपज प्रोडक्शन, वह जो है जो बिना बायो फर्टिलाइजर के किए और बायो फर्टिलाइजर सहित किए, इसमें 20 से 25% उपज में लगभग सवैया हुआ लगभग। तो जहाँ 100 किलो होता है, अगर इसका उपयोग करते हैं तो 120 किलो होता है। खर्च देखिए, खर्च कितना कम हुआ। और सबसे बड़ा चीज जो मिट्टी में को भी, मिट्टी की जो संरचना है, दशा और दिशा है, उसमें भी सुधार होता है। सर एक सवाल पूछे सर, जैसे नॉर्मल फर्टिलाइजर जो होते हैं वो तो इंसानों को जबकि नुकसान भी पहुंचाते हैं एक तरीके से, लेकिन बायो फर्टिलाइजर में ऐसा है कि बायो फर्टिलाइजर ऑर्गेनिक खाद की तरह होता है कि वो पर्यावरण या इंसान जो है कभी भी आपको हानि नहीं पहुंचाएगा, मतलब उसका कोई हानिकारक कभी नहीं पहुंचाएगा। ये यूरिया तुरिया ये सब की तरह नहीं है, वो पूरा बायो मतलब ऑर्गेनिक खाद की तरह एक तरह का हो गया कि हाँ वो उपजाऊ देगा लेकिन नुकसान नहीं पहुंचाएगा। नुकसान नहीं पहुंचाएगा, कभी आपको वह नुकसान नहीं दे सकता है। तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आप और क्या जानना चाहते हैं? ये तो बहुत गहरा सब्जेक्ट है और इसके बहुत आयाम हैं। सर हम तो खेती करते नहीं, जो खेती करता है वही पूछ पाएगा इसका आगे सर। और आप कुछ जानना चाहते हैं तब हम आए नहीं, क्योंकि हम अपने ढंग से करें। तो आप अगले टॉपिक पकड़िए, तो लग नहीं रहा कोई सवाल पूछने वाला। टॉपिक तो मुझे वही दिया गया है। अच्छा टॉपिक जो मुझे दिया गया है वही दिया गया है। हम तो टॉपिक के साइड के और भाग समय उनको भी लेकर के हम आ रहे हैं यहाँ पर। मैंने सर यहाँ पे खेती करने वाला आदमी कम है, बहुत कुछ 2-4 गो होगा, बाकी सब है कि जो बिजनेस पर्पस से ही सीख रहा है। तो हाँ, तो ये पूरा इतना डीपली किसी को पता ही नहीं है जो पता पूछेगा। मैं जानना और मैं विगत वर्षों में मैं भी इस जो आप लोग यहाँ पर जो देख रहे होंगे, मैं नहीं जानता कौन है इसके कोऑर्डिनेटर है, मुझे तो लेटर मिला, मैं आया तो इसको मैं खुद चलाया अच्छा। और आपको चर्चाएं चली तो ऑफ रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। हम जहाँ थे उस समय चला रहे थे। अभी कहाँ है सर आप?
अभी हम क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र झंझारपुर, अच्छा तो बिजली ऑफिस के बगल में। जी जी। अच्छा, कल जो सर आए थे वो भी तो जी से आए थे ना, तो संडे के दिन जो आए थे संडे को तो धान अनुसंधान केंद्र से SK मंडल सर आए। हाँ हाँ, वो मेरे साथ वही के उधर से आए थे। हम लोग ही वहाँ पर है। अच्छा, SK मंडल सर। हाँ, मंडल जी और मैं वहाँ के साइंटिस्ट हैं। तो हुआ क्या कि मेरे सहयोगी लोग जो थे, तो जैसे आप आए तो मैंने कहा कि आपका 40 का बैच था, जी तो आप रजिस्ट्रेशन करें। मैंने अपने सहयोगी को कहा, उन्होंने आपका रजिस्ट्रेशन किया। DO यहाँ से लिस्ट ऑलरेडी आ गया था, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर यहाँ से। हमने कहा कि उसको लिस्ट को वेरीफाई करते हुए स्टूडेंट को आप जो भी ट्रेनिंग हैं उनको ऑन रजिस्टर आप। तो उन्होंने किया, वो 37 लोग फर्स्ट डे आए। और चूँकि मेरा नंबर सर्कुलेट हो गया था, तो 3 लोगों का फ़ोन आया कि मैं किसी कारण से इनकी जो समस्या रही हो बताएं अपनी समस्या कि मैं कल आऊँ। तो 3 लोग कल, तो ठीक है चल रहा था। 3 दिन बीत गया, हो गया पढ़ा भी, इनोवेशन हो गया, फिर ये सब हो गया। और चूँकि मैं जहाँ रहा और जिस फील्ड में पहले मैं KVK में ही था, आज मैं रिसर्च में हूँ। KVK एक्सटेंशन ब्लॉक कहा जाता है पंजाब। उसके बाद मैं 2.5 साल टीचिंग में रहा, MSc PhD स्टूडेंट पढ़ा था। फिर वहाँ से मेरा ट्रांसफर रिसर्च में कर दिया गया। तो KVK में जो लोग रहते हैं उनको हर एक जिला और सभी हर एक प्रखंड लगभग जाते हैं और वहाँ के किसानों से उनका टच रहता है। फिर चौथे दिन रात्रि में मुझे एक कॉल आया। नंबर जनरली मेरे मेरी डिलीट होगी, मैं जनरली जो है अननोन नंबर पर, इसमें कुछ कमी भी हो जाती है, लेकिन मैं भी अपनी आदत से नहीं उठाता भी हूँ बहुत कम। तो आया तो मैं संयोग से 9:30 बजे आया, मैं खाना खा रहा था। मैं कहा इसका इस समय हो सकता है, क्या मूड में आया कि मैंने उसे ईश्वर जो करते हैं अच्छा करते हैं। सर आपके यहाँ ट्रेनिंग जरूर चल रहा है? हाँ। तो सर समस्तीपुर सिंधिया प्रखंड का एक कुंदन शाह है, हाँ। क्योंकि मैं डेली वेरीफाई करता था, साइन करता था कौन प्रेजेंट है कौन एब्सेंट है। तो सर कुंदन शाह समस्तीपुर जेल में है, उसका भाई जो है श्याम सुंदर शाह, कुंदन शाह बन के जो है आप समझ लीजिए, मुझे कागज को खून नहीं, जेल में अटेंडेंस उसका ऑलरेडी है, जेल गवर्नमेंट कस्टडी में है। और यह है, मैंने सोचा कि अभी मैं बात करना मेरे लिए इसी से सही नहीं है। नहीं तो मैं अगर अपने सहयोगी से भी बात करता हूँ तो वो भेद खुल जाए, उसको लोग सचेत कर दें। कल जब मैं 9:10 बजे ऑफिस आया, मैंने हमारे बॉस तत्कालीन उस समय नहीं आए थे, वो हेडक्वार्टर में थे, आने वाले थे काम के सिलसिले में हेडक्वार्टर में, बगल में ही पूछा। और जब बॉस, तो मैंने अपने सहयोगियों से बात की और उसे बुलाया। वो वहाँ नाइट होटल कर रहा था, क्योंकि दूर का था तो रात्रि भी रहता था, खाना पीना भी आया। उससे पूछा कि बाबू क्या नाम है आपका? कुंदन साहब। ऐसे ही मैंने पूछा, हम कैसे सही बोल रहे हैं, तो हमके आधार कार्ड दिखलाइए। तो दिए थे ना सर, नंबर तो नोट है रजिस्टर में, आप लाइए तो आधार कार्ड दिया। बात यह थी कि दोनों भाई का फेस बहुत कुछ मिलता है, तो कुंदन शाह का ही आधार कार्ड दिया। तो हम मेरे ऊपर है बॉस, साइन तो सर्टिफिकेट पर दो ही करते हैं, या तो जो कोऑर्डिनेटर है या जो सेंटर सुपरिटेंडेंट, और सेंटर सुपरिटेंडेंट बुक करते हैं, कोऑर्डिनेटर क्या देखा था तो वेरीफाई की हर एक जिम्मेवारी उनकी रहती है। तो मैं साइन करता था, मेरे बॉस करते थे। तो बॉस तो निकल जाएंगे, मेरे पर पता जाएगी, सुनता था। मैं प्यार से कह रहा हूँ, नहीं बात मान रहा है। हम अभी कुछ सहयोगियों को बता दिया, लेकिन उनको अभी मैंने कहा कि आएगी और
मैं कहा कि आपको बंद कर रहा हूँ, मैं थाने को बुला रहा हूँ। उसके बाद तो रोना और पैर पर गिर गए। कहाँ से जिसके नाम पर मैं कर रहा हूँ वास्तव में। सोचिए कितनी बड़ी। तो सर इसमें फंसने का बहुत रहता है, कोर्ट का मैटर बहुत वहाँ भी अवेलेबल है, यहाँ भी अवेलेबल है, तो उसमें तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। कितना मैंने फंसता तो मैं मेरे हाथ में हथकड़ी लगती। सोचिए, तो अगर आप सही हैं तो ईश्वर भी आपका साथ देता है। किस गुमनाम व्यक्ति ने मुझे फोन किया मैं जानता भी नहीं, लेकिन उस व्यक्ति ने कहा था कि आपसे हमारी 2 बार भेंट हो चुकी है सिंघिया ब्लॉक में ट्रेनिंग के दौरान जब आप आए थे। तो मैंने आपको इसलिए, मेरा नंबर उसने हो सकता है मुझे ट्रेनिंग के दौरान कोई मंगा हो या तो अब फिर मैं उसको निकाल दिया। तब मैंने बॉस को सूचना दी, उसका पूरा रिकॉर्ड कर दिया, रो रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, उसका एक आदमी कुर्सी पर मैं लगाया, उसकी हर एक जैसे आप कर रहे हर एक एक्टिविटी मैंने रिकॉर्ड। बॉस आए, बॉस को मैंने बताया, पर रिपोर्ट पर ही मैंने बताया, बोले हम आ ही रहे 5 बजे पहुँचाएंगे। फिर वो रास्ते में से आ गए। उसके बाद डीओ को सूचना दी गई। अंत में जो है कि डीओ का जो स्टेनो थे उन्होंने कहा कि सर ऐसा कीजिए, इसी को हम इसका नाम दे रहे हैं सुंदर साहब चेंज करके, लिस्ट चेंज कुंदन साहब की जगह पर श्याम सुंदर साहब, इसी को आप ट्रेनिंग दीजिए। फिर हमने रजिस्टर में काटा श्याम सुंदर नाग जो वास्तव में था। तो बताइए कितना बड़ा फ्रॉड। सोचिए, तो ऐसा भी होता है। मैं लोगों को अपने ट्रेनिंग के दौरान स्पष्ट कहता था कि 15 दिन में आपको 13 दिन प्रेजेंट होना नितांत आवश्यक है, रूल है। अब जब रूल चेंज हुआ नहीं सर, वही रूल है, वही रूल है। पता कि 90% अटेंडेंस मस्ट है। नियम तो 13.5 दिन होता है, लेकिन अब अधिक अब वहाँ जो मीटिंग होता था वो क्रेटा और कौन गाड़ी, अब बहुत बड़े बड़े लोग हैं, हम लोग तो कुछ नहीं है। तो गाड़ी जो लगती है लोग भी इतना बड़ा बड़ा ही सब गाड़ी लगा रहे हैं, कौन आए तो नानी लोग, एक व्यापारी सब करोड़ों अरबों में खेलते हैं, ऐसे ऐसे वो लोग आए। दूसरे बाहर ही देखता था कि गाड़ी का ताते यहाँ लगा रहता था, क्योंकि लोकल दूर वाले ही रुकते थे। लोकल तो आए चले गए, यही होता है जनरल। तो बताइए कितना बड़ा फ्रॉड होने से ईश्वर ने मुझे बचाया, कितना बड़ा हो जाता कल हो करके। तो यहाँ और मैं कहता था लोगों को कि 2 दिन में आपको छुट्टी है, आपका एक दिन, लेकिन अगर कोई कारणवश है तो 2 दिन आप जा रहे हैं डॉक्टर के पास, परिवार है, मदर है, दादी है, कोई आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, डॉक्टर के यहाँ CCTV लगा हुआ है, आपका वहाँ रिकॉर्ड हो गया। सपोज कोई एंटी पार्टी अगर आपको पीछे पड़ गया, उनकी वहाँ था, तो हम यहाँ क्या, तो हम यहाँ पे कैसे प्रेजेंट करेंगे? इसलिए आपको जाना है, आप हमसे एप्लीकेशन दीजिए, उसको हम अलाउ करेंगे, हम यहाँ आपको ऑप्शन करेंगे, वहाँ जाकर कीजिए। सर उसमें टाइम भी तो मैंने रखता है, वो इस टाइम से उस टाइम तक था उधर, और दूसरे टाइम पे यहाँ था, तो टाइमिंग भी तो मैंने रखता है। जनरली देखिए सपोज डॉक्टर के हम लोग जाते हैं 10 से 5 ही ऑपरेशन सब ऐसा केस जब आता है नहीं होता रहते हैं जनरली सामान्यतया। कोर्ट में आप हाजिरी, आप कोई केस है तो दिन नहीं, 10 से 5 के बीच में ही होगा। तो टाइम कहाँ होगा या देखना होगा कि वास्तव में, लेकिन जनरली तो जो भी होता है दिन ये समय ही होता है। तो यही केस मेरे साथ भी कुछ दिन पहले हुआ था। मेरा एक स्टाफ है, उसको भी ऐसे ही मारपीट में, हाफ मर्डर में उसको दिया हुआ है, तो हमको भी वही देना पड़ा था। उसका लेटर में हम भी उसका टाइम पूरा लिख दिए कि इतने से इतने तक मेरे पास अवेलेबल था, सुबह 8 बजे से 2 बजे तक, और उसको दे दिए। उसके अलावा नहीं, पूरा उसमें मेंशन कर दिए। तो हर एक चीज इसमें लोगों को अपनी सावधानी बरतनी चाहिए। मेरे पास दूसरे उपाय और बहुत सारे थे, मेरा पूरा टीम था, जो भी यहाँ भी टीम होगा, जो भी अपना बहुत सारी उपाय बहुत सारे निकल सकते हैं खोजने में, लेकिन हमारे निकालने से नहीं ना होगा। जो जज कर रहा है उसके नज़र में हम दोषी हैं कि नहीं, वो तो उसके हाथ में, तो उसके हाथ में से वो कैसे समझ रहा है, कैसे समझ रहा है। हम इतना ही समझ रहे हैं, वो हमसे अधिक समझ रहे हैं, उसको तो कोई समझा भी नहीं सकता है। यह सब कुछ हिंदू है जिसको देखना होता है। और मैं बार बार ये कहता हूँ कि ज्ञान कभी भी बेकार नहीं जाता। किसी भी संबंधित ज्ञान अगर आप जानने की उसके बाद इच्छुक हो, ठीक है, सब लोग आए हैं, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट लेंगे, हम लोग जानते हैं, हमारे जॉब में भी है, ऐसा नहीं कि जो लोग, अब तो नेट कंपलसरी है, जो लोग PG करके और नेट क्वालिफाई कर गए और साइंटिस्ट बन गए, असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए। पीजी के बाद क्या बोले सर? मतलब पीजी किसी भी कोर्स से? पोस्ट अब नहीं सर, मतलब कोर्स कोई भी, पीजी किसी भी कोर्स से, किसी भी कोर्स में नेट क्वालिफाई कर लिया, पीजी के बाद पीजी के बाद
टेस्ट जो हाँ। भारत सरकार ने हर एक का अलग है, उसका अलग है, एग्रीकल्चर का अलग है, हर एक का अलग है। तो आप क्वालिफाई करके यदि आप क्या कहते हैं रैंक में आ रहे हैं तो आपको जॉब मिल गया, असिस्टेंट प्रोफेसर बन गया। लेकिन उसके बाद आपको एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर बनने के लिए तो केवल प्रमोशन आपको चाहिए, क्योंकि आप ऑलरेडी प्लेटफॉर्म पर गाड़ी पर तो चल चुके हैं। अब गाड़ी आपको बदलनी है। अब गाड़ी में आपको कौन सा डिब्बा चाहिए? जनरल, एसी, डबल, सेकंड एसी, फर्स्ट एसी? उसके लिए आप जाइएगा पीएचडी करने। तो पीएचडी में क्या होगा कि ऑलरेडी जॉब में इनको एक सर्टिफिकेट चाहिए। लेकिन यदि आप नवयुवक मान लीजिए जनवरी 25-26 के एज में कोई आ गया साइंटिस्ट, 5 साल बाद 30-31 में चला गया, 35 तक आ गया हुआ, तो उसमें एक लालसा रहेगी कि हम आगे बढ़े, एसोसिएट बने, प्रोफेसर बने, फिर डायरेक्टर बने, वाइस चांसलर बने, फिर दिल्ली में भारत सरकार में कुछ बन जाए, उनकी यह लालसा रहती है। लेकिन जो व्यक्ति ऑलरेडी पीएचडी करके आया है तब उसकी जॉब लगी। उसकी जॉब कब लगेगी? वो मेरिट में हाई में आ जाएगा। हो सकता है कि मैट्रिक में उसको 90% हो, पीएचडी वाले को 60% हो। यहाँ तो वहाँ तो 90 से कैलकुलेट करके निकलेगा, इसका 60 से तो हो सकता है पीएचडी करते हुए भी इसका ना हो और एक उसका हो जाए, क्योंकि वहाँ पर 0.0 का भी डिफरेंस होता है। अच्छा, और सर कम हो और पीएचडी में ज़्यादा हो तो 10th में कम हो? जैसे आपका हर एक का मार्किंग होता है, सबका मार्किंग मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी हो तो उसका मार्क्स, उसके अलावा आपका कम्युनिकेशन, एक्सपीरियंस, कुछ ब्लड डोनेट का काम आप किए हो तो उसका कोई सर्टिफिकेट हो, कब क्या किए हो, बहुत सारा सबका मार्किंग होता है। एनएसएस है, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। तो अब हर एक में अलग अलग है, सब संबंधित अलग अलग। वैसी परिस्थिति में पीएचडी वाले का हो जाता है, नहीं भी होता है, एमएससी वाले का हो जाता है। तो कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि ज्ञान जो है, सर्टिफिकेट जो है, तो जो जॉब में है ऑलरेडी गया है सर्टिफिकेट करने की, उसको प्रमोशन के लिए चाहिए, तो वह सर्टिफिकेट जो है उसके लिए एक प्रमोशन में काम आएगा। वही बात यहाँ पर आप लोगों में भी लागू होती है कि आप जो सर्टिफिकेट ले रहे हैं, अपने ज्ञान को आप कहाँ तक बढ़ा रहे हैं। अब जैसा कि एक सप्ताह तक चला, 2-3 दिन आदमी को छोड़ करके कोई कुछ बता नहीं रहे हैं, ऐसा क्या फायदा? नहीं सर, पता उन लोगों को भी है, लेकिन एकदम से पूछ लेता है ना, जैसा अभी तक आपके अलावा किसी ने पूछा नहीं, इसीलिए उनको थोड़ा सा ऐसा हो जाता है। देखिए सभी आदमी का अपना रहन सहन, बैठना उठना, बैठने का अलग स्टाइल, सबके साथ अलग है। और मैं जहाँ भी चूंकि इसका मैं पहले भी मैं इसको डील कर चुका हूँ, तो मेरा यह है कि मैं आऊँ या कोई आया, तो आपने कहाँ तक अपने में कुछ सुधार लाया रहेगा, आपका ही, मेरा नहीं रहेगा। लेकिन एक मोटिवेट करने का, किसी के बात पर चल के कोई मोटिवेट होता है, अगर वास्तव में उसे लगता है कि यह मेरे लायक है, तो इसको हुआ कोई गाता है अपनी जिंदगी में, उसको अमर। खेती जो है काली मिट्टी में बहुत ही उपयुक्त, काली मिट्टी में कपास बहुत अच्छा होता है। और अपने जो उत्तर बिहार है, उत्तर बिहार में दोमट मिट्टी बहुत तो उपयुक्त है, और जिसमें कि हर एक फसल अच्छा से लोग अच्छा मिट्टी सपोज कीजिए आप 120, 60, 40 प्रति हेक्टेयर किसी खेत में देना है, सपोज मान लीजिए ऐसा है। एकड़ और हेक्टेयर में क्या अंतर होता है? एकड़ हुआ सर 22 कट्ठा का, हेक्टेयर हुआ 55 कट्ठा का। नहीं, हाँ हाँ सही है आपका, सही है। तो अंतर क्या हो गया? 2.5 गुना, 2.5 गुना, 55 कट्ठा। 55 कट्ठा। तो एकड़, 1 एकड़ बराबर है 22 कट्ठा, 22 कट्ठा, और बराबर है कट्ठा। हम लोग आपस में बोलते हैं, एक एकड़ में कहा जाता है, एक एकड़। लेकिन अब जो है कहीं ऑन रिकॉर्ड, पहले कट्ठा में रजिस्ट्री भी होती थी जी, लेकिन अब ऑन रिकॉर्ड कहीं नहीं, डिसमिल में होती है। तो 100 डिसमिल का होता है 1 एकड़। 100 डिसमिल का 1 एकड़, जिसमें 22 कट्ठा आता है, 22 कट्ठा जिसमें हम लोग बोलते हैं। और इसको जो है 247 होता है, लेकिन रफली जो है 250 डिसमिल बराबर है 1 हेक्टेयर। तो एकड़ और हेक्टेयर में 2.5 का जो है कि 55 कट्ठा हो जाएगा। तो हम अगर सपोज हेक्टेयर की चर्चा कर रहे हैं,
नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास हमें 120 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फॉस्फोरस और 40 किलो पोटास प्रति हेक्टेयर हमें डालना है। और हमारे पास उपलब्ध जो यहाँ पर संसाधन है, इसमें यूरिया है, डीएपी है और एमओपी पोटास है। तो हमें निकालना है, कैलकुलेट करना है कि कितना यूरिया की मात्रा होगी, कितना डीएपी क्या होगा, कितना पोटास देना होगा। हम कैसे निकालेंगे बताइए, क्या इस पर चर्चाएं चली हैं? जी जी चली हैं? जी। 2.2 से करने पर हाँ ठीक है, तब हमें इसमें नहीं पढ़ना है। अब बताइए कोई आदमी यहाँ आकर के बोर्ड पर निकालिए, दो ही चुप निकाल सकते हैं जी। या ऐसे ही निकालिए। निकालना है क्या सर, मतलब कि एक कट्ठे में कितना डालना है वो निकालना है क्या? रहे तो दो तत्व में अधिक किसकी मात्रा है, पहले उस तत्व को निकाला जाता है। यह भी सिद्धांत है। यहाँ पर डीएपी में यह 46% है, इसमें दो तत्व है, तो पहले हम डीएपी का फॉस्फोरस निकालेंगे। सबसे पहला इसमें काम यह होगा। तो 46% तो 46 किलो पाया जाता है 100 किलो, इसलिए 60 किलो कितना में पाया जाएगा? 100/40 × 60 कितना हुआ? कैलकुलेट कीजिए कितना हुआ? $130 130। तो 130 किलो डीएपी अगर हम ले लेंगे तो हमारा पूरे 60 किलो जो है मात्रा निकल गया। 130 किलो डीएपी डालेंगे प्रति हेक्टेयर या जो भी, तो पूरा उसका 60 केजी का जो है मात्रा निकल गया। नंबर 1। नंबर 2, ये जो 130 किलो डीएपी निकला, इस 130 किलो डीएपी में 18% नाइट्रोजन भी है। ऐसी परिस्थिति में अब 100 में 18, इसलिए 130 में 18/100 गुना 100 विपरीत हो जाएगा। 18/100 गुना 130 कितना होगा? 18 180, 23.4 केजी, 23.4 केजी नाइट्रोजन, जो कि 120 में से घट जाएगा। यहाँ 100, अब हमको नाइट्रोजन चूंकि 23.4 के लिए ऑलरेडी डीएपी से मिल रहा है, यहाँ बच गया 97। अब 97 को आप जो है जो बोल रहे थे 2.2 से गुना करना है। 2.2 से गुना कर दीजिए, कितना होगा? 194। तो 194 किलो यूरिया, इसका सेकेंड आंसर होगा 194 किलो यूरिया। और तीसरा बचा 40। अब एमओपी है तो क्या होगा? बताइए। 75 है तो कैसे 75 होगा भैया? हम 65-66 बोल रहे थे, सही बोल रहे थे, हैं? बोलिए। हाँ? 60% 100, इसलिए 40। 100/60 गुने 40 कितना होगा? 66। तो 66 किलो तीसरा आंसर होगा। 66 किलो एमओपी। अब यही उत्तर हुआ कि हमको इतना प्रति हेक्टेयर के लिए इतना हमें चाहिए।